प्रधानमंत्री ने सचिवों के साथ बैठक में नागरिक केंद्रित गवर्नेंस और ढांचागत संरचना विकास पर दिया बल। अहम क्षेत्रों में युवा उद्यमियों की सक्रिय भागीदारी का आह्वान। 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा सहयोगियों के साथ गिरफ्तार। गिरिडीह धनबाद पुलिस और सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान में पकड़ाया। केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं पूछताछ। राज्य में एसआईआर के तहत एन्यूमरेशन प्रपत्र जमा करने का आज अंतिम दिन। करीब 43.5 लाख मतदाताओं के पास चंद घंटे शेष। अब तक लगभग 99% प्रपत्रों का हुआ डिजिटलाइजेशन। और गुरु पूर्णिमा पर गुरुजनों के योगदान को किया जा रहा याद। प्रधानमंत्री ने दी बधाई। बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में स्पर्श पूजा के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। कल से अर्घा से जलार्पण। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। संसद के मानसून सत्र का आज 8वां दिन है। दोनों ही सदनों में कुछ विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही में प्रश्नकाल के दौरान बाधा पड़ी। राज्यसभा में थोड़ी देर प्रश्नकाल चला, लेकिन लोकसभा में ये नहीं चल सका। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों के पदक वीरों को सदन की ओर से बधाई और शुभकामनाएं दी। प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का होता है, सरकार की जवाबदेही होती है। कई माननीय सदस्य मेरे पास आकर आग्रह किया है कि हमारा बहुत माननीय सदस्यगण 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में सुश्री हरजिंदर कौर तथा श्री गुरवीर सिंह रजत पदक जीतकर इस प्रतियोगिता में भारत का गौरव बढ़ाया है। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों, उनके कोच एवं टीम इंडिया को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। संसद भवन परिसर में आज झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी का मामला गूंजा। झारखंड से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यसभा सांसद सह झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों की सीबीआई से जांच की मांग दोहराई। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी युवाओं को गुमराह करती है। वहीं झारखंड के मुद्दे पर पार्टी नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। सिपाहियों के भर्ती में 19 बच्चों को 1 करोड़ रुपया देना होगा, देना होगा, देना होगा। मांग करते हैं कि वहाँ पर जो परीक्षा में जो अनियमितता हुई है, इसकी सीबीआई जांच हो और उन चोरों को, जो कांग्रेस और झारखंड के चोरों के समर्थन से, सहयोग से जो सरकार चल रही है, वो ऐसे चोरों को जेल के अंदर भेजने का काम किया जाए। इससे पहले भी कांग्रेस ने झारखंड के आंदोलन को पैसे के बल पर खरीदने का काम किया था और यही चोर, यही कांग्रेसी चोर झारखंड के भाई बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। झारखंड के बच्चों का रोजगार छीनने का काम किया है। इधर राज्य में भी प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली के मुद्दे पर युवा लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। रांची में आज बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। राजधानी के प्रमुख मार्गों पर प्रदर्शन के मद्देनजर बैरिकेडिंग और सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी इस मुद्दे पर मुखर है। परिषद के नेताओं ने कल जेपीएससी कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। बंद करो, बंद करो, बंद करो। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। घोटालेबाज सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्टाचारी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल केंद्रीय सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने नागरिक केंद्रित गवर्नेंस और ढांचागत संरचना विकास पर बल दिया। साथ ही अहम क्षेत्रों में युवा उद्यमियों की सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। हमने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य एवं उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भावी कार्य एजेंडे की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति को और तेज करना था।
प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मंत्रालयों और विभागों में मजबूत टीम भावना विकसित करने पर जोर देते हुए अधिकारियों से साझा उद्देश्य के साथ काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह की कार्यगत बाधाओं को समाप्त करना आवश्यक है, ताकि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें और एकीकृत परिणाम दे सकें। भाजपा ने प्रदेश कार्य समिति सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्यों और स्थायी आमंत्रित सदस्यों की नई सूची जारी कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू की सहमति से प्रदेश महामंत्री गणेश मिश्रा ने नई सूची जारी की है। इस सूची में प्रदेश कार्य समिति के 103 सदस्यों के नाम शामिल किए गए हैं। इसके अलावा 32 विशेष आमंत्रित सदस्य और 12 स्थायी आमंत्रित सदस्यों को भी मनोनीत किया गया है। नई कार्य समिति में राज्य के सभी जिलों और संगठनात्मक इकाइयों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है। सूची में रांची, जमशेदपुर, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, दुमका, पलामू, गढ़वा, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, चाईबासा, खूंटी, रामगढ़, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़ और साहिबगंज सहित विभिन्न जिलों के नेताओं को स्थान मिला है। भाजपा ने संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती को इस बार बृहद पैमाने पर मनाने का फैसला लिया है। इस सिलसिले में समरसता संकल्प अभियान की आज वाराणसी से शुरुआत हो रही है। अगले 6-7 महीने के दौरान देश भर में इस सिलसिले में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। वाराणसी से कलश यात्रा आज पलामू प्रमंडल पहुंचेगी। इधर रांची में कल एक प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि अगले वर्ष 20 फरवरी तक चलने वाला ये अभियान सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता, समानता और भाईचारे के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का एक व्यापक जन आंदोलन है कि यह द्वीप हर घर में उजाला पहुंचाए, ये द्वीप हर घर में जले और हर घर में आनंद और उत्सव का वातावरण बने। यह भी हम सब ने तय किया है कि इसमें कलश बंधन अभियान का शुभारंभ उनके जन्म स्थल शीर गोवर्धनपुर जो वाराणसी में है, वहां के पवित्र मिट्टी को लेकर प्रत्येक हर प्रदेश में जिला और मंडल तक पहुंचाने का कार्य हम सब करेंगे। 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक जो उनका डेरा सचखंड बल्ला जालंधर से जन्म स्थली शीर गोवर्धनपुर वाराणसी तक निकलेगी और इसे हम श्री संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की समरस यात्रा के रूप में चलाएंगे। राज्य में नक्सलियों का किला पहले ही ध्वस्त हो चुका है और अब शीर्ष नक्सलियों में से एक मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी से इस राष्ट्र विरोधी विचारधारा को तगड़ा झटका लगा है। ये 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली अपने सहयोगियों के साथ गिरिडीह, धनबाद पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त नक्सल विरोधी अभियान में पकड़ा गया। केंद्रीय एजेंसियां मिसिर बेसरा से पूछताछ कर रही हैं। मिसिर बेसरा पर झारखंड, ओडिशा और बिहार में दर्जनों मामले दर्ज हैं। इस शीर्ष नक्सली नेता की गिरफ्तारी से माओवाद की कमर टूट गई है। रुक करते हैं अगली खबर का। राज्य में एसआईआर के तहत एन्यूमरेशन प्रपत्र जमा करने का आज अंतिम दिन है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय से जारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 43.5 लाख मतदाताओं ने अब तक प्रपत्र जमा नहीं किए हैं, जिनके पास ये प्रक्रिया पूरी करने के लिए चंद घंटे शेष हैं। राज्य में अब तक लगभग 99% प्रपत्रों का डिजिटलाइजेशन हो चुका है। 31 विधानसभा क्षेत्रों में काम 100% हो चुका है। बाकी 50 विधानसभा क्षेत्रों में भी डिजिटलाइजेशन का कार्य 97 से 99% के बीच है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। जो वोटर एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं करेंगे उनके नाम ड्राफ्ट पब्लिकेशन में नहीं होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कल गोड्डा अंतर्गत महागामा स्थित सरोतिया पंचायत भवन में आधार सेवा केंद्र का शुभारंभ किया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि डिजिटल पंचायत योजना के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से राज्य के सभी 4,345 ग्राम पंचायतों में आधार सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे ताकि ग्रामीणों को आधार से जुड़ी सेवाओं के लिए शहरों या जिला मुख्यालय का चक्कर ना लगाना पड़े। राज्य में कल झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स उप समिति की बैठक हुई। इस दौरान डिस्ट्रीब्यूटर सेटलमेंट और ऑनलाइन व्यापार से बढ़ती चुनौतियों पर चर्चा हुई। साथ ही व्यापारिक अनुशासन को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में बताया गया कि कई कंपनियां वर्तमान डिस्ट्रीब्यूटर का बकाया भुगतान और सेटलमेंट किए बिना ही नए डिस्ट्रीब्यूटर की नियुक्ति कर रही है, जिससे पुराने डिस्ट्रीब्यूटरों की पंजी फंस रही है और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। चेंबर के उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया ने कहा कि जब तक किसी डिस्ट्रीब्यूटर का पूरा सेटलमेंट नहीं हो जाता तब तक ऐसी कंपनियों के साथ व्यापार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर ऐसी कंपनियों की डीलरशिप का सामूहिक रूप से विरोध किया जाएगा। देश में जल्द ही 10 और 20 रुपए के पॉलीमर बैंक नोट चलन में आ सकते हैं। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसके तहत पहले चरण में इन दोनों मूल्य वर्ग के 1-1 अरब पॉलीमर नोट ट्रायल के लिए जारी किए जाएंगे। पहले चरण में इन दोनों मूल्य वर्ग के 1-1 अरब पॉलीमर नोट फील्ड ट्रायल के लिए जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि ट्रायल सफल रहने पर इनका नियमित प्रचलन भी शुरू किया जाएगा। लोकसभा में लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि आरबीआई ने सरकार को पॉलीमर नोटों के परीक्षण का प्रस्ताव भेजा था जिसे मंजूरी दे दी गई है। तो पॉलीमर नोट की ट्रायल की तैयारी इस समय हो चुकी है। लोकसभा में आपको बता दें ये लिखित जानकारी दी गई है। 10 और 20 रुपए के पॉलीमर नोट जारी किए जाएंगे और ये ट्रायल जल्द ही शुरू होगा। इसको मंजूरी मिल चुकी है। पहला होगा फील्ड ट्रायल और पॉलीमर नोट्स के साथ ये ट्रायल शुरू होने जा रहा है। 1-1 अरब नोटों का ट्रायल होगा। अब ये आपको बताते हैं कि कौन कौन से और भी देश है जहां ये पॉलीमर नोट चलन में है, जिसका इस्तेमाल हो रहा है। लगभग 60 ऐसे देश हैं जहां पॉलीमर नोट प्रचलित हैं, जिसमें आपको बता दें कि प्रमुख देश की अगर हम बात करें तो इसमें ब्रुनेई है, पापुआ न्यू गिनी, मालदीव, मॉरिटानिया और निकारागुआ जिसमें शामिल है। इसके साथ ही वानुआतु, ईस्टर्न कैरिबियन देश इसमें शामिल है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, कनाडा, रोमानिया, वियतनाम, ये तमाम वो देश हैं जहां पर पॉलीमर नोट पहले से ही प्रचलित है। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित आज गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर देश भर के अनेक शहरों में गुरु पूर्णिमा श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जा रही है। मंदिरों, मठों और आश्रमों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया है। गुरु पादुका पूजन, विशेष अभिषेक, आरती, भजन कीर्तन और सत्संग जैसे धार्मिक आयोजनों में बड़ी संख्या में भक्त बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये दिन वेदों के संकलनकर्ता और महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास को समर्पित है। इस दिन श्रद्धालु अपने गुरुओं को पुष्प, फल, शॉल और पारंपरिक गुरु दक्षिणा अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वैदिक मंत्रोच्चार, गुरु स्तोत्र और संतों के उपदेशों से पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। शैक्षणिक संस्थानों में भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिक्षकों का सम्मान किया जाता है। प्रमुख मंदिरों और आध्यात्मिक केंद्रों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। गुरु पूर्णिमा एक बार फिर ये संदेश देती है कि भारतीय संस्कृति में गुरु ही ज्ञान, संस्कार और जीवन पथ के सबसे बड़े पथ प्रदर्शक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। विभिन्न राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु पूरे विधि विधान के साथ बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक और स्पर्श पूजा कर रहे हैं। पुरोहित लंबोदर महाराज ने बताया कि गुरु पूर्णिमा का दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। आज स्पर्श पूजा का अंतिम अवसर है। कल से श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं के लिए अर्घा व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।
इदम तु कामनालिंगम सर्व काम फलप्रदम। और हमारे बाबा बैद्यनाथ का यहाँ एक विशेष ये है, जो शिव शक्ति एक साथ विराजमान है, माता सती भी यहीं पे, माता सती का हृदय गिरा है, तो यहाँ का फल विशेष बढ़ जाता है। तो यात्री लोग अपने भाव से आ रहे हैं और जिनके मन में जो श्रद्धा है, कामना है, लेके आ रहे हैं और बाबा बैद्यनाथ से यही कामना करते हैं। जो श्रद्धालु यात्री आ रहे हैं उनकी कामना बाबा बैद्यनाथ शीघ्र पूर्ण करे। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ स्पर्श पूजन कर राज्यवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। दर्शन के बाद मंत्री ने कहा कि इस वर्ष भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए राजकीय श्रावणी मेला के मद्देनजर बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। कि हर साल तैयारियां बेहतर हो रही हैं, श्रद्धालुओं की भी संख्या बढ़ती जा रही है, तो प्रशासन का और सरकार का विशेष इस पर ध्यान है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात पर विशेष नजर रखते हैं कि यहाँ जो भी श्रद्धालु आए वो अच्छे से पूजा करके यहाँ से लौटें। और अब बात मौसम की। राज्य में बारिश की रफ्तार बढ़ी है, जिससे कई जिले पिछले 2-3 दिनों से सराबोर हैं। आज सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा और लातेहार समेत कुछ अन्य जिलों में भारी बारिश की संभावना है। 1 अगस्त तक कई क्षेत्रों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। 2 और 3 अगस्त को भी कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। आने वाले दिनों में तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है। और अब बात राष्ट्रमंडल खेलों की। ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके अलावा हरजिंदर कौर ने भी महिलाओं की 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल में भारत के कुल पदकों की संख्या 12 हो गई है, जिसमें 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। 1000 मीटर दौड़ में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। ग्लासगो में बारिश के दौरान कठिन परिस्थितियों के बावजूद गुलवीर ने अपनी सहन शक्ति और अंत में लगाई गई तूफानी दौड़ से पूरे मुकाबले का रुख ही बदल दिया। 27 मिनट 49.78 सेकंड का समय निकाल कर दूसरा स्थान हासिल किया। रेस में गुलवीर ने शुरुआत से ही अपनी मंशा साफ कर दी थी। 1000 मीटर मार्क और उसके बाद 3000 मीटर का पड़ाव पार होने तक गुलवीर तीसरे पायदान पर मजबूती से बने थे। और वहीं ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय भारोत्तोलन का शानदार प्रदर्शन भी लगातार जारी, जहां भारत के अनुभवी वेट लिफ्टर हरजिंदर कौर ने महिलाओं के 69 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया है। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने भारत के लिए मौजूदा खेलों में भारोत्तोलन का 7वां पदक भी दिलाया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार अभियान जारी है। भारत के 3 मुक्केबाजों ने दमदार जीत के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाकर पदक सुनिश्चित कर लिया है। महिलाओं में प्रीति पवार और प्रिया घंगास, जबकि पुरुषों में जादूमणि सिंह ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर भारत की पदक उम्मीदों को और मजबूत कर दिया। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। उनतीस जुलाई वर्ष 1891 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का निधन हुआ। ये प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद, लेखक और महान समाज सुधारक थे। उनके बचपन का नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। विद्यासागर बंगाल के पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक थे। संस्कृत भाषा और दर्शन में विशेष दक्षता के लिए उन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की गई। वे नारी शिक्षा के समर्थक थे। इस वजह से उनके प्रयासों से कई बालिका विद्यालयों की स्थापना हुई। विद्यासागर के प्रयासों से ही वर्ष 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था। 29 जुलाई वर्ष 1996 में अरुणा आसफ अली का निधन हुआ। वे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थीं। उनका बचपन का नाम अरुणा गांगुली था। अरुणा ने स्कूली शिक्षा नैनीताल में प्राप्त की थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह शिक्षिका बन गईं और कोलकाता के गोखले मेमोरियल कॉलेज में अध्यापन का कार्य करने लगीं। उनके जीवन में जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे समाजवादियों के विचारों का अधिक प्रभाव पड़ा।
इसी कारण वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा ने अंग्रेजों की जेल में बंद होने के बदले भूमिगत रहकर अपने अन्य साथियों के साथ आंदोलन का नेतृत्व करना उचित समझा। वर्ष 1975 में उन्हें शांति और सौहार्द के क्षेत्र में लेनिन प्राइज से सम्मानित किया गया। देश के प्रति जीवन समर्पित करने वाली अरुणा को भारत सरकार ने वर्ष 1992 में पद्म भूषण से और वर्ष 1997 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। आज विश्व बाघ दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि बाघों के संरक्षण में हमारे वन कर्मियों, वैज्ञानिकों और संरक्षणवादियों की कोशिशें और समर्पण ने अहम भूमिका निभाई है। इसी भावना के साथ भारत स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने और इंसान व वन्य जीवों के बीच टकराव को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इधर केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत ने बाघों के संरक्षण में शानदार सफलता हासिल की है। श्री यादव ने बताया कि विश्व के 75% बाघ भारत में हैं। इनकी संख्या 3682 है और ये 58 अभ्यारण्य में फैले हुए हैं। इससे भारत बाघ संरक्षण में दुनिया में सबसे आगे है। आज दुनिया के लगभग हर 4 जंगली बाघों में से 3 भारत में हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब शिकार, जंगलों का सिकुड़ना और बढ़ते मानवीय दबाव ने बाघों के अस्तित्व पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। ऐसे में भारत ने संकल्प लिया बाघों के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस संरक्षण यात्रा को नई गति मिली। बाघों के आवासों को और सुरक्षित बनाया गया, वैज्ञानिक निगरानी को मजबूत किया गया, आधुनिक तकनीक, वन कर्मियों की अथक मेहनत और स्थानीय समुदायों की भागीदारी ने इस अभियान को नई ताकत दी। भारत में टाइगर रिजर्व भी 75,000 वर्ग किलोमीटर का और बीते 10-12 वर्षों में टाइगर पॉपुलेशन भी 75% बढ़ी है। ये सभी के प्रयासों से संभव हो सका है और इसके लिए मैं पूरे देश को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 3682 बाघों के साथ भारत दुनिया के लगभग 70% जंगली बाघों का घर है। ये सिर्फ बढ़ती संख्या नहीं है, ये भारत के संरक्षण प्रयासों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रकृति के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की कहानी है। आइए हम भी संकल्प लें बाघों की सुरक्षा का, क्योंकि बाघों को बचाना सिर्फ एक प्रजाति को बचाना नहीं है, पूरे इकोसिस्टम को बचाना है। जब बाघ सुरक्षित रहता है तो उसके साथ सुरक्षित रहते हैं जंगल, नदियां, जैव विविधता और हमारा भविष्य। देश के सबसे पुराने वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस IACS के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। जुलाई 1876 यह सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि उस वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत है जिसने भारत को ज्ञान के उपभोक्ता से ज्ञान के सृजनकर्ता बनने का आत्मविश्वास दिया। यह उस सपने के साकार होने की कहानी है जिसे एक भारतीय ने उस दौर में देखा था जब भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था और भारतीयों के लिए विज्ञान की प्रयोगशालाओं के दरवाजे लगभग बंद थे। आज ठीक 150 साल बाद इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस यानी IACS अपनी गौरवशाली यात्रा के 150 वर्ष पूरे कर रहा है। 19वीं सदी का भारत सामाजिक और बौद्धिक नवजागरण के दौर से गुजर रहा था। बंगाल इस जागरण का केंद्र भी था। देश में शिक्षा, साहित्य और सामाजिक सुधारों की नई लहर उठ रही थी, लेकिन विज्ञान का क्षेत्र अभी भी भारतीयों के लिए लगभग अछूता था। वैज्ञानिक अनुसंधान पर औपनिवेशिक शासन का नियंत्रण था और भारतीय प्रतिभाओं के लिए अवसर बेहद सीमित थे। ऐसे समय में भारतीय चिकित्सक और दूरदर्शी चिंतक डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार ने एक ऐसा सपना देखा जो उस समय लगभग असंभव माना जाता था।
जो था एक ऐसे वैज्ञानिक संस्थान का जहां भारतीय स्वयं वैज्ञानिक परीक्षण करें, नई खोजें करें और विश्व को कुछ नया ज्ञान दें। साल 1869 में उन्होंने कहा कि भारत के वास्तविक विकास का मार्ग विज्ञान से होकर गुजरता है। 3 वर्ष बाद 1872 में उन्होंने ब्रिटिश शासन की उस सोच पर सवाल उठाए जिसने भारतीयों को वैज्ञानिक अनुसंधान के अवसरों से वंचित रखा था। उनका मानना था कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सबसे मजबूत आधार वैज्ञानिक सोच होती है। और लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद फिर आया 29 जुलाई 1876 का वह ऐतिहासिक दिन, जब कोलकाता में IACS की स्थापना हुई। IACS की स्थापना केवल एक भवन के निर्माण की कहानी नहीं थी, यह उस विचार का जन्म था जिसने भारत को वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता की राह दिखाई। ये वो संस्थान था जिसने भारतीय युवाओं को यह विश्वास दिलाया कि वे केवल दुनिया की खोजों को पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं नई खोजें करने के लिए पैदा हुए हैं। IACS के पहले ट्रस्टी बोर्ड में पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर और केशव चंद्र सेन जैसी महान हस्तियां शामिल थीं। इसके बाद के वर्षों में जगदीश चंद्र बोस, मेघनाथ साहा, सत्येंद्र नाथ बोस और KS कृष्णन जैसे वैज्ञानिकों ने भी भारतीय विज्ञान को वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। IACS की सबसे स्वर्णिम कहानी शुरू होती है एक युवा सरकारी अधिकारी से, जिनका नाम था चंद्रशेखर वेंकटरमन। साल 1907 में उन्होंने कोलकाता के एक सड़क पर एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। शायद उस समय स्वयं चंद्रशेखर वेंकटरमन ने भी नहीं सोचा होगा कि यही संस्थान उन्हें विश्व इतिहास के महान वैज्ञानिकों की श्रेणी में खड़ा कर देगा। उन्होंने दिन में सरकारी नौकरी की और सुबह शाम IACS की प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक अनुसंधान किया। वर्षों तक उनका यह समर्पण और जिज्ञासा एक ऐसी खोज का आधार बना जिसने पूरी दुनिया को भारत की वैज्ञानिक प्रतिभा का लोहा मानने पर मजबूर कर दिया। 28 फरवरी 1928 भारतीय विज्ञान का वह ऐतिहासिक दिन जब CV रमन ने रमन प्रभाव यानी रमन इफेक्ट की घोषणा की। प्रकाश और पदार्थ के बीच होने वाली अद्भुत वैज्ञानिक प्रक्रिया को समझाने वाली इस खोज ने आधुनिक भौतिकी की दिशा ही बदल दी। महज 2 वर्ष बाद 1930 में CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला और वे विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई वैज्ञानिक बने। पिछले 150 वर्षों में IACS ने भारतीय विज्ञान को केवल दिशा ही नहीं दी, बल्कि उसे वैश्विक मंच पर स्थापित करने का काम भी किया है। आज यह संस्थान और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने सचिवों के साथ बैठक में नागरिक केंद्रित गवर्नेंस और ढांचागत संरचना विकास पर दिया बल। अहम क्षेत्रों में युवा उद्यमियों की सक्रिय भागीदारी का आह्वान। 1 करोड़ रुपए की इनामी नक्सली मिसिर बेसरा सहयोगियों के साथ गिरफ्तार। गिरिडीह धनबाद पुलिस और सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान में पकड़ाया। केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं पूछताछ। राज्य में SIR के तहत एन्यूमरेशन प्रपत्र जमा करने का आज अंतिम दिन। करीब 43.5 लाख मतदाताओं के पास चंद घंटे शेष। अब तक लगभग 99% प्रपत्रों का हुआ डिजिटलाइजेशन। और गुरु पूर्णिमा पर गुरुजनों के योगदान को किया जा रहा याद। प्रधानमंत्री ने दी बधाई। बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में स्पर्श पूजा के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। कल से अर्घा से जलाकर